हेलो एवरीवन, वेलकम इन दीक्षा नर्सिंग एकेडमी गोहाना, जहां आप लोग प्रिपरेशन करोगे पोस्ट बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। माई सेल्फ सचिन भारद्वाज, और आज आप लोगों को बायोलॉजी क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल reproduction in flowering plants. Flowering plants. So first one is, what is sexual reproduction? Sexual reproduction is a process. Sexual reproduction is a process in which two parents involved, जहां पर दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी और इन पेरेंट्स की बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होगी किसकी? गैमेट्स की। बाय डिवीजन नेम्ड मियोसिस। गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी मेल बॉडी के अंदर मेल गैमेट्स एंड फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट्स। आफ्टर दैट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, which leads to the formation of zygote, a single celled stage, that is zygote, which is diploid structure. Clear? So first is sexual reproduction, second one flowering plants. Flowering plants. Flowering plants are also known as angiosperms. एंजियोस्पर्म्स इकलौते ऐसे प्लांट हैं अर्थ पे जिनके पास कंप्लीट फ्लावर जो है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है। कंप्लीट फ्लावर। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट तो एक जो प्लांट है उसके पास दो पार्ट्स होते हैं। वन इज वेजिटेटिव, वेजिटेटिव जिसमें आप लोग पढ़ते हो स्टेम के बारे में, रूट्स के बारे में, और इसके अलावा लीव्स के बारे में। सेकंड पार्ट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट इज फ्लावर। गॉट इट? सो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर। अब इस चैप्टर के अंदर हमें स्टडी करना है कि फ्लावर जो है वो किस तरीके से हेल्प करता है फॉर रिप्रोडक्शन। फ्लावर, फर्स्टली दिस इज ए मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या है? एक मॉडिफाइड शूट है। सॉइल से ऊपर का जितना पार्ट प्लांट का हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, द कंप्लीट पार्ट इज शूट सिस्टम। शूट सिस्टम, और इस शूट सिस्टम में स्टेम भी आता है, लीव्स भी आती हैं, इसमें नोड भी होता है और इसमें इंटरनोड्स भी होते हैं। इंटरनोड्स, तो यही सब फॉर्मेशन करते हैं शूट सिस्टम की। तो फ्लावर जो है वही शूट सिस्टम ही मॉडिफाई होके फॉर्मेशन हो रही है इसकी। तो जैसे अगर हम बात करें कि ये वाला जो है वो शूट सिस्टम है और यहां पर नोड पोर्शन है, ये नोड पॉइंट हो गया, यहां पे भी नोड पॉइंट,
ये हो गया नोड, सेकंड नोड, and the distance between two successive node is internodes. This one is internode. तो नोड और इंटरनोड यहां पे प्रेजेंट है। इसके अलावा नोड के ऊपर स्ट्रक्चर ग्रो कर सकती है लीफ। तो अगर हम इसी को कंडेंस कर दें, बिल्कुल इसको हम क्या करें, श्रिंक करवा दें, तो श्रिंक करने के बाद ये जहां पर अटैच रहेंगे पार्ट्स, अब ये फॉर्मेशन करेगा फ्लावर की, तो अटैचमेंट पॉइंट को यहां नाम देते हैं थैलेमस। थैलेमस जो किसकी मॉडिफिकेशन है, ये बना है मॉडिफाइड स्टेम। स्टेम की मॉडिफिकेशन की वजह से बना है, जहां फ्लावर के बाकी सारे पार्ट्स अटैच रहेंगे। अब इससे अटैच होगा नोड से अराइज फर्स्ट स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो इस नोड से अराइज होगी, दैट इज द कैलेक्स। द यूनिट ऑफ कैलेक्स इज sepals. Unit is sepals. Calyx is green leaf-like part. Leaf-like part. और ये जो कैलेक्स है, ये सबसे बाहर वाला पार्ट है, आउटर मोस्ट वॉल। दिस इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ ए फ्लावर, सबसे बाहर वाला पार्ट है ये। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड जो वॉल है इसके पास, वो होता है इसका कलरफुल पार्ट, एंड द कलरफुल पार्ट इज नोन एज कोरोला, जिसकी यूनिट क्या है, यूनिट इज नोन एज पेटल्स। यूनिट इज पेटल्स। जो ये पेटल्स हैं, दीज आर द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर। कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये क्या है, कलर्ड पार्ट है किसका, एक फ्लावर के। और फंक्शन क्या करेंगे, सो दीज विल attract the pollinators। ये क्या करते हैं, पॉलिनेटर्स को पॉलिनेशन करवाने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। जबकि जो सेपल्स हैं, इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कि ये क्या करेंगे, जैसे यहां साइड में दो लीफ लाइक पार्ट हो गई, ये फ्लावर जब छोटा होगा उस टाइम पे ऐसे कवर रखता है फ्लावर को। तो फ्लावर जब बड कंडीशन में है उस टाइम पे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन ड्यूरिंग बड स्टेज, इमैच्योर स्टेज। तो अंदर के जितने पार्ट हो गए एसेंशियल पार्ट, ये उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों पार्ट जो है, कौन कौन सा पार्ट हो गए यहां पे, एक तो हो गया कैलेक्स एंड सेकंड वन इज कोरोला। बोथ आर द नॉन एसेंशियल वॉल्स। नॉन एसेंशियल वॉल्स, या इन्हीं को बोलते हैं एक्सेसरी वॉल्स। एक्सेसरी वॉल्स। रीजन इज कि ये डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। रीजन है कि ये डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए इनको नॉन एसेंशियल या फिर एक्सेसरी वॉल्स का नाम देते हैं। अब इनके अंदर
नेक्स्ट जो पार्ट होगा, नेक्स्ट जो वॉल होगा, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट known as एंड्रोसियम. नेक्स्ट पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको एंड्रोसियम बोलते हैं. दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रोसियम, इसकी यूनिट को नाम देते हैं हम स्टेमन. यूनिट इज नोन एज स्टेमन. उसके बाद सबसे अंदर का जो पार्ट होगा, द इनर मोस्ट पार्ट इज दिस इज गाइनोसियम. The innermost part is gynoecium, which is female reproductive part. Female reproductive part. और इसकी जो यूनिट है, यूनिट इज पिस्टिल, या फिर उसी को नाम देते हैं कार्पल. तो ये जो है एक फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, और ये जहां अटैच हैं, अटैचमेंट पॉइंट इज थैलेमस. इसी थैलेमस को हम कह सकते हैं, थैलेमस इज ऑल्सो नोन एज रिसेप्टिकल. या एक और इसी को नाम देते हैं, दैट इज टोरस. थैलेमस या रिसेप्टिकल या फिर टोरस, जहां ये सारे के सारे पार्ट्स, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, जहां पर अटैच है. और इसकी जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज पेडिसिल. स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जहां से ये अटैच रहता है, दैट इज पेडिसिल. क्लियर? तो ये है एक फ्लावर की स्ट्रक्चर, जिसमें मॉडिफिकेशन है स्टेम की, उसके साथ साथ मॉडिफिकेशन है ये जो चार पार्ट्स हैं, जिसमें कैलेक्स आता है, कोरोला है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. ऑल दीज आर द मॉडिफाइड लीव्स. ये सारे क्या हैं? मॉडिफाइड लीफ. जो कहां ग्रो कर रहे हैं? ये ग्रो करते हैं नोड पोर्शन के ऊपर. तो एक्चुअल में हुआ क्या कि ये जो नोड पोर्शन था, जो लीफ वाला पार्ट है, यहां से मॉडिफाई होके ये चारों वॉल्स की फॉर्मेशन हो गई, और ये अटैच हुए किस पोर्शन पे? स्टेम वाले पोर्शन पे, जिसने मॉडिफाई होके क्या बना दिया? थैलेमस. अब बात करते हैं इंटरनोड की. तो इस पोर्शन के अंदर जहां ये पार्ट ग्रो कर रहे हैं, ये इतने पास ग्रो कर रहे हैं कि नोड जो है वो बिल्कुल क्लोज हो गया, एक दूसरे के पास हो गया, और इंटरनोड्स वो नेग्लिजिबल हो गए यहां पे, दैट इज रिड्यूस्ड. इंटरनोड्स आर रिड्यूस्ड. क्लियर हुआ यहां तक? एक जो फ्लावर है उसके ये मेन चार पार्ट्स. जो नॉन एसेंशियल पार्ट है वो है कैलेक्स और कोरोला. एसेंशियल पार्ट्स आर एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. सो एसेंशियल पार्ट कौन सा है? एसेंशियल पार्ट्स आर एंड्रोसियम, जहां मेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी, और सेकंड वन इज गाइनोसियम, जहां फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी. यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट है
कि एक्चुअल में जब प्लांट फ्लावरिंग करने वाला होता है उससे पहले फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी उसका डिसीजन होता है। तो वो डिसीजन कैसे होगा? जो एपिकल मेरिस्टेम है वो फॉर्मेशन करेगा किसकी? फ्लोरल मेरिस्टेम की, जहां फ्लावर जो है वो ग्रो करने वाला है फ्लोरल मेरिस्टेम की, और ये लीड करेगा फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर की। तो यहां जो हार्मोन इन्वॉल्व है दैट इज फ्लोरिजिन हार्मोन, जो ये सारे चेंजेस करवाएगा। तो एक्चुअल में पहले प्राइमोर्डियल स्ट्रक्चर बनेगी, प्रिमिटिव, फिर फ्लोरल बड बनेगा और उस फ्लोरल बड से फ्लावर की फॉर्मेशन होगी। तो डिफरेंशिएशन होगा यहां पे और फ्लावर की फॉर्मेशन हो जाएगी। नाउ द फर्स्ट part of the flower is androecium. Androecium. This is male reproductive part. इसकी यूनिट अभी डिस्कस की थी हमने, यूनिट इज स्टेमन। तो अब हम देख लेते हैं कि एक जो स्टेमन है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। So stamen, this is made up of two parts. एक स्टेमन कितने पार्ट्स का बना हुआ है? टू पार्ट। वन इज फिलामेंट एंड सेकेंड वन इज एंथर। फर्स्ट वन इज फिलामेंट एंड सेकेंड वन इज एंथर। तो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, सिलेंडर स्ट्रक्चर इज फिलामेंट। और ये जो फिलामेंट है इसके एंड पॉइंट पे स्वोलन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है दैट इज एंथर। तो ये तो हो गया एंथर एंड दिस पार्ट इज फिलामेंट। फिलामेंट। अब अगर हम बात करें कि ये अटैच कहां पे है, तो फिलामेंट जो है वो या तो अटैच हो सकता है किससे? थैलेमस से, या फिर अटैच हो सकता है किससे? पैटर्न से। सो यहां एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दैट प्रोक्सिमल एंड, यानी सबसे पास वाला जो पॉइंट है, प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट is attached to the thalamus और किससे अटैच हो सकता है? पैटर्न्स। इससे ये अटैच हो सकता है। प्रोक्सिमल एंड यानी पास वाला, हम यहां रेफरेंस ले रहे हैं थैलेमस का, तो उसका जो सबसे पास वाला एंड है वो जुड़ा हुआ है किससे? फिलामेंट से, थैलेमस से। और ये जो फिलामेंट है इसका डिस्टल एंड, डिस्टल मतलब दूर वाला जो पार्ट है, वो किससे जुड़ा हुआ है? दिस इज डिस्टल एंड। डिस्टल एंड किससे जुड़ा हुआ है? एंथर से जुड़ा हुआ है। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया प्रोक्सिमल एंड, और ये हो गया डिस्टल एंड। समझ में आया यहां तक? तो जो प्रोक्सिमल एंड है उससे जुड़ा हुआ है फिलामेंट। फिलामेंट जो है लॉन्ग
सिलेंडर स्ट्रक्चर। अब जैसे मान लिया ये वाला पोर्शन है एंथर और ये वाला है फिलामेंट, तो ये दोनों आपस में भी कहीं जुड़े हुए हैं। जहां ये दोनों आपस में जुड़ते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव। सो कनेक्टिव इज द पार्ट वेयर एंथर attached with फिलामेंट। वो पार्ट जहां पे एंथर फिलामेंट से अटैच है उस पॉइंट को बोलते हैं कनेक्टिव। तो अब कनेक्टिव जो है वो इन दोनों को कनेक्ट करेगा एंड दिस इज ए स्टेराइल पार्ट। रिप्रोडक्शन में इसका कोई रोल नहीं होता। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो एंथर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, इस एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, जहां फॉर्मेशन होगी किसकी? माइक्रोस्पोर्स की। और ये वाला जो पॉइंट है दिस इज कनेक्टिव। 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 तो ये जो एंथर है डायग्राम में दिखाई दे रहा है, कितने लोब हैं? 2 लोब। सो बाइलोब्ड कंडीशन, या फिर कह सकते हैं दिस इज डाइथिकस। और कितने स्पोरेंजिया हैं? टोटल 4। सो दिस इज टेट्रा sporangiate. So generally anther is bilobe, dithecus and tetrasporangiate. Each lobe या कह सकते हैं 2 lobe, 2 lobes of anther are connected with each other, with each other by, इनको आपस में भी जोड़ने का काम किसका है? कनेक्टिव का, या इसी को बोल सकते हैं वेस्कुलर स्ट्रैंड्स। इसी को क्या नाम दे सकते हैं? वेस्कुलर स्ट्रैंड। तो ये जो 2 लोब है ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे एंथर जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? फिलामेंट से जुड़ा हुआ है। वैसे ये 2 लोब भी आपस में कनेक्टेड है। तो टोटल कितने हो गए? टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। अब इन स्पोरेंजिया को देखो, फॉर्मेशन हो रही है यहां पे किसकी? माइक्रोस्पोर की। माइक्रो वर्ड मेल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर्स यानी मेल गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है। तो जिस स्ट्रक्चर के अंदर मेल गैमेट बन रहे हैं वो कंप्लीट स्ट्रक्चर है स्टेमन। सो इस वजह से स्टेमन इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोर जो मेल गैमेट बना रहे हैं, फिल मतलब बियरिंग, मतलब टू हैव।
तो जिस स्ट्रक्चर के पास वो प्रेजेंट है या बन रहे हैं वो है स्टेमन, इसलिए नाम दे दिया माइक्रोस्पोरोफिल। और ये हो गए माइक्रो स्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया बोल दो, माइक्रो स्पोरेंजिया, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये कवर्ड होते हैं, दीज आर कवर्ड बाय फोर लेयर्स। ये 4 लेयर से कवर्ड होते हैं। अब वो लेयर कौन कौन सी है? तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली हो गई एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर इज एंडोथीसियम, second one is एंडोथीसियम, ये हो गई एंडोथीसियम। अब एंडोथीसियम के अंदर की जो लेयर है these are the middle layer, middle layer। जो मल्टी लेयर्ड होती है, सबसे बाहर एपिडर्मिस वो भी सिंगल लेयर्ड है, एंडोथीसियम वो भी सिंगल लेयर्ड है, लेकिन मिडल लेयर मल्टी लेयर्ड, 1 से 3 इनका नंबर होता है। और सबसे अंदर में लेयर होती है टैपेटम। सो ये हो गई सबसे अंदर वाली लेयर दैट इज टैपेटम, और ये भी सिंगल लेयर है। जो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में है? माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये जो लेयर्स हैं ये चारों ही स्पोरेंजिया को ऐसे ही कवर करती। कौन कौन सी? सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीसियम, एंडोथीसियम सिंगल लेयर, उसके अंदर मिडल लेयर, और सबसे अंदर टैपेटम। जो पहली 3 लेयर हैं, सबसे पहली लेयर हो गई एपिडर्मिस, दिस इज आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, और एक सिंगल लेयर है ये। फंक्शन इज, सबसे बाहर है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, और इसके साथ साथ क्या करेगी? डायसेंस ऑफ एंथर, एंथर में बर्स्टिंग करवाएगी ताकि पोलन ग्रेन्स रिलीज हो सके। तो ये हो गई पहली। उसके बाद सेकेंड लेयर कौन सी है? एंडोथीसियम, एंडोथीसियम ये भी सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर। और ये लेयर ऐसी है जिसके पास डिफरेंशियल थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंशियल थिकनिंग मतलब इसकी थिकनिंग एक जैसी नहीं है। जैसे ये डायग्राम में देखो, यहां पे इसकी थिकनिंग ज्यादा है, लेकिन इस पॉइंट पे इसकी जो थिकनिंग है वो कम होती है। तो एंडोथीसियम की जो थिकनिंग है वो एक जैसी नहीं है, तो इसलिए कह रहे हैं हम दैट दिस इज शो डिफरेंशियल थिकनिंग। और ये डिफरेंशियल थिकनिंग किसकी वजह से?
अल्फा सेलुलोज की वजह से। अल्फा सेलुलोज की वजह से, ठीक है। जहां पर अल्फा सेलुलोज और ये डिफरेंशियल थिकनिंग कह लो, वहां जहां ये वीक होगी उस पॉइंट से ही होगा क्या, डायसेंस ऑफ एंथर। तो ये वाला जो पॉइंट है यहां से होगा डायसेंस ऑफ एंथर। फिर इस पॉइंट को बोलते हैं स्टोमियम। स्टोमियम जहां इसकी थिकनिंग सबसे कम है उस पॉइंट को नाम दे रहे हैं स्टोमियम। जहां से ये पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन के बाद रिलीज होते हैं। क्लियर हुआ? तो इसके पास डिफरेंशियल थिकनिंग है, प्रोटेक्शन भी ये प्रोवाइड कर रही है। अब डायसेंस ऑफ एंथर होगा, वो भी इसी की वजह से होता है। रीजन इज कि इसकी जो सेल्स हैं वो होती हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर की, तो इजिली वेपर्स को, मॉइस्चर को ये अब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से अंदर प्रेशर एक्सर्ट होता है और जो एंथर है उसकी वॉल बस्ट करती है, पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। तो उसमें ये जो लेयर है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। उसके बाद थर्ड लेयर कौन सी आती है? थर्ड इज मिडल लेयर। अभी बताया था इकलौती ऐसी लेयर जो एक से ज्यादा लेयर्स में प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं दैट दिस इज मल्टी लेयर्ड। इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं, स्टोर फूड मटेरियल। और ये जो लेयर है दिस इज एपिमेर, मीन्स ये जो लेयर है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। मैच्योर एंथर के पास ये लेयर प्रेजेंट नहीं होती। कौन सी लेयर? मिडल लेयर। और सबसे अंदर कौन सी लेयर होगी? टैपिटम। ये भी सिंगल लेयर्ड। टैपिटम इज ऑल्सो सिंगल लेयर। और जो टैपिटम है बोल सकते हैं या तो बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन या फिर कह सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो इसकी सेल्स के पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। रीजन क्या है कि जब सेल डिवीजन होता है तो नॉर्मल सेल डिवीजन में पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म सेल डिवाइड करेगी, तो उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। तो पहले होगा कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अगर सिर्फ सेल डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस हो जाए, साइटोकाइनेसिस वहां पे हो ही ना, तो उस कंडीशन में सेल के पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाते हैं। और यही रीजन है कि टैपिटम के पास बाइन्यूक्लिएट या फिर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जो है प्रेजेंट होती है। अब ये जो टैपिटम है ये क्या कर रहा है? प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग
pollen grains. डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को ये क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, नरिशमेंट दे रहा है। इसके अलावा टेपिटम और क्या रोल प्ले करता है, ऑल्सो सिक्रेट्स स्पोरोपोलेनिन। Sporopollenin, one of the most resistant organic material। मतलब इस लेयर को, इस कंपोनेंट को ना तो हाई टेम्परेचर तोड़ सकता है, हाई टेम्परेचर, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग एसिड तोड़ सकता है, ना ही स्ट्रॉन्ग एल्कली तोड़ सकती है, और ना ही कोई एंजाइम इस लेयर को डिग्रेड कर सकता है। ठीक है, सो इसलिए बोल दिया दिस इज मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। और जिसको कौन सिक्रीट करवा रहा है, टेपिटम। इसके अलावा और क्या फंक्शन है, ऑल्सो रिलीज पोलन किट। और क्या रिलीज कर रहा है ये, पोलन किट भी रिलीज कर रहा है। पोलन किट कह सकते हो एक टाइप से मेकअप बॉक्स। तो पोलन ग्रेन्स को जो इंसेक्ट पोलिनेटेड होंगे, जो प्लांट्स में इंसेक्ट पोलिनेशन होगा, उनके लिए, उनके अट्रैक्शन के लिए जो चीजें प्रोवाइड करवा रहा है वो भी कौन करवा रहा है, टेपिटम ही करवा रहा है। सो ये भी क्या कर रहा है, पोलन किट रिलीज कर रहा है। इसके अलावा रिलीज कैलेज एंजाइम। और क्या सिक्रीट कर रहा है ये, कैलेज एंजाइम सिक्रीट कर रहा है। तो ये कैलेज एंजाइम क्या करेगा, जैसे एक ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, जर्म सेल है, जर्म सेल डिप्लॉयड है, इसके अंदर कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, यानी रिडक्शनल डिवीजन होगा। और उस मियोसिस की वजह से फॉर्मेशन होंगी कितनी स्पोर्स की, 4 माइक्रो स्पोर। और ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर आपस में कैसे हैं, कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, सेपरेट नहीं हुए हैं अभी। तो ये फॉर्मेशन कर देते हैं किसकी, टेट्राड की। तो इन्होंने बना दिया माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये जो टेट्राड है ये हो सकता है लीनियर हो, सारे ऐसे हो, 4 स्पोर्स, हो सकता है टेट्राहेड्रल हो, आइसोबाइलेटरल हो, या किसी भी फॉर्म में, या टी शेप हो, ऐसे हो जाए। माइक्रोस्पोर टेट्राड में कितने स्पोर्स प्रेजेंट है, यहां नाम ही बता रहा है, 4 माइक्रोस्पोर्स आपस में जुड़े हुए हैं, सेपरेट नहीं हुए अभी। तो ये जो कैलेज एंजाइम है ये क्या करेगा, यहां पे इन सब को सेपरेट करवाएगा, इनके बीच में जो कैलोज था उसको डिसोल्व करवा देगा, और सेपरेट 4 माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन कर दी इसने, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन कर दी। और यही माइक्रोस्पोर डेवलप होके किसकी फॉर्मेशन करवाएगा, पोलन ग्रेन। And this pollen grain is also known as male gametophyte. This is known as male gametophyte. Gametophyte means
वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। तो पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी, तो इसलिए नाम दे दिया मेल गैमेटोफाइट। या यहां पे ये भी कह सकते हैं दैट इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो यहां पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो गई जो मेल गैमेट है या फिर इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट है। समझ में है? सो मान लेते हैं कि ये एक पोलन ग्रेन है और इस पोलन ग्रेन के पास, अब क्योंकि मियोसिस से बना है तो कैसी स्ट्रक्चर है, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये पोलन ग्रेन है। अब इस पोलन ग्रेन के अंदर पहले क्या होगा, माइटोसिस होगा। कैसा माइटोसिस? एसिमेट्रिक टाइप का माइटोसिस। एसिमेट्रिक स्पिंडल्स की फॉर्मेशन होगी, मतलब बराबर डिवीजन यहां पे नहीं होगा सेल्स का। माइटोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। नॉर्मली माइटोसिस में इक्वल साइज की बनती है, बट यहां पे डिफरेंट साइज की फॉर्मेशन होगी। तो यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगी एक स्मॉल साइज की जनरेटिव सेल। तो पहले ये हो गई जनरेटिव सेल, ये भी हैप्लॉइड है। और दूसरी कौन सी हो गई, दिस वन इज वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। और यही जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल float in the cytoplasm of vegetative cell। वेजिटेटिव सेल। तो ये हो गई कंप्लीट पोलन ग्रेन, और यहां पर हो गई ये जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल। और ये लार्ज सेल इज वेजिटेटिव सेल। दिस इज टू सेल्ड स्टेज। ये है पोलन ग्रेन की टू सेल्ड स्टेज। तो ये जो टू सेल्ड स्टेज है, 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर, 60% एंजियोस्पर्म्स में जो पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन किस स्टेज पे आके होगा, ऑकस एट टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड स्टेज। तो वो टू सेल्ड स्टेज पे ही पॉलिनेशन होगा। बाकी के जो 60% बच गए उसमें क्या होगा, उसमें ये जो जनरेटिव सेल है इसमें फिर से माइटोसिस होगा, जनरेटिव सेल। और किसकी फॉर्मेशन कर देगा वो, तो फॉर्मेशन कर देगा टू मेल गैमेट्स। तो दो मेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी, और एक लार्ज साइज की क्या होगी, वेजिटेटिव सेल। सो दिस इज थ्री सेल्ड स्टेज। ये है थ्री सेल्ड स्टेज।
तो 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर पॉलिनेशन होगा 2 सेल्ड स्टेज पे, और बाकी जो 40% बच गए उनमें पॉलिनेशन होगा 3 सेल्ड स्टेज पे, यानी उनके पास 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, जो पोलन ग्रेन है, अभी हमने नाम दिया था, क्या बोलते हैं इसको? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट कितनी लेयर से कवर्ड है? सो दिस इज कवर्ड बाय 2 लेयर्स। इसकी जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर इज एक्साइन, जो किससे बनी है? स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई है। किससे बनी है? स्पोरोपोलेनिन से बनी है। और जो इनर लेयर है वो किससे बनी है? इनर लेयर is made up of पेक्टोसेलुलोज, पेक्टिन और सेलुलोज से ये बनी हुई, यानी पेक्टोसेलुलोज से बनी हुई। जो इनर लेयर है उसको बोलते हैं इंटाइन, और जो आउटर लेयर है उसको नाम देते हैं एक्साइन। जो इंटाइन है, दिस लेयर इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब यही लेयर बनवाती है। इसके साथ इसका फर्दर डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसको और ज्यादा पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन नहीं किया गया, लेकिन जो एक्साइन लेयर है उसका डिफरेंशिएशन होता है। जैसे हम बात करें, ये हो गया इंटाइन, और इसके बाहर कौन सी लेयर हो गई? एक्साइन। जो किससे बनी हुई है? स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई। ये एक्साइन हो गई, और ये हो गई इंटाइन। पॉइंट जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? जर्म पोर। सो दिस इज नोन एज जर्म पोर। तो इंटाइन लेयर जो पोलन ट्यूब बनाएगी वो इसी जर्म पोर के थ्रू ही फॉर्मेशन होगी, जहां स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। ये जो एक्साइन लेयर है, देखो अभी ये जो डिजाइन ऊपर के बना रखे हैं, ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप के डिजाइन बनाता है। कौन सी लेयर? एक्साइन। यही लेयर रिस्पॉन्सिबल है पोलन ग्रेन्स के डिटेक्टिंग के लिए। मीन्स अगर देखो अभी पढ़ा था हमने, स्पोरोपोलेनिन सबसे ज्यादा यानी मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता। तो अगर डिग्रेड नहीं किया जा रहा, वो सोइल पे ऐसे ही गिर गया, तो क्या होगा? एज ए फॉसिल्स वो हमें इजिली ऑब्टेन हो सकता है। तो वो जो फॉसिल्स के फॉर्म में कुछ लाखों सालों के बाद भी अगर हमें ऑब्टेन हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो किस स्पीसीज का पोलन ग्रेन है? तो वो इन डिजाइन्स की वजह से पता चलता है। अलग अलग टाइप की स्पीसीज में जो एक्साइन वाले लेयर है वो अलग अलग टाइप से डिजाइन्स की फॉर्मेशन करती है। एक्साइन लेयर क्लियर? इसका जो सबसे बाहर वाला, वैसे इसका डिफरेंशिएशन होता है फुट लेयर, ऊपर में कनेक्टेड बैक्यूला, और सबसे ऊपर जो डिजाइन बनाया हुआ है उसको बोलते हैं टेक्टम। टेक्टम वाला पार्ट। तो वास्तव में जो डिजाइन्स फॉर्मेशन हो रही है वो इस पार्ट की हो रही है, टेक्टम वाले पार्ट, जो एक्साइन का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है। जैसे मान लिया ये है
फुट, ये ऊपर हो गया बैक्यूला, और इसके ऊपर ये अलग अलग डिजाइन से हो सकता है इस टाइप से हो सकता है ये इस टाइप से या हो सकता है ये पूरा रेटिकुलेट जाल बना के रहे, रेटिकुलेट टाइप का हो। तो अलग अलग स्पीसीज में ये अलग अलग टाइप से डिजाइन्स की फॉर्मेशन करता है। समझ में है? अगर इसके डायमीटर की बात करें पोलन ग्रेन की तो कितना है, और स्ट्रक्चर कैसी है, नियरली बना ही चुके हैं, कैसी है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है पोलन ग्रेन की। तो इस तरीके से मेल की बॉडी के अंदर किसकी फॉर्मेशन हो रही है, मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है। और हर मेल गैमेट के पास कितने जो है पोलन ग्रेन के अंदर बन रहे हैं, जो मेल गैमेट कितने बन रहे हैं, हर पोलन ग्रेन के पास कितने मेल गैमेट बने, 2, हर पोलन ग्रेन के पास। एक जो जर्म सेल थी उसमें हुआ मियोसिस, मियोसिस से कितने बन गए, 4 पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर बने थे उनसे पोलन ग्रेन बन गए। और हर एक पोलन ग्रेन के पास कितने मेल गैमेट हैं, 2, तो टोटल कितने मेल गैमेट हुए, 8 मेल गैमेट बनते हैं एक सेल में। कौन कौन सी डिवीजन, पहले एक मियोसिस और प्लस फिर 2 लगातार माइटोसिस, ये डिवीजन होते हैं मेल की बॉडी के अंदर। समझ में आया यहां तक, कोई डाउट किसी का, कोई डाउट नहीं है, बाकी का फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है।